जय हिंद बच्चों, आप लोगों के बीच में क्लास 10th की भूगोल चैप्टर का वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं। अर्थात 4 से पहले वीडियो नंबर 1, 2 और 3 आप लोगों के पास पहुंच गई है। आशा है कि आप 1, 2, 3 अर्थात वीडियो पार्ट 1, 2, 3 को देख के आए होंगे, तभी इस वीडियो आपको समझ में आने वाला है। अर्थात आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप वीडियो 1, 2, 3 देख के आइए से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सीखने के लिए वीडियो 1, 2, 3 देख कर आइएगा, तब वीडियो नंबर 4 आपको समझ में आएगा। अर्थात समझने के लिए तो मुर्दा भी समझ सकता है, बशर्ते आपको ध्यान एक ही जगह होना चाहिए। तो आप उधर देख के आइए, तभी आपको समझ में आने वाला है। हम लोग वीडियो का पार्ट 1 में भूगोल के गोल भूमि के बारे में देखे थे कि भूमि के बीचों बीच वाला काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहला रही थी। विषुवत रेखा के ऊपर की रेखा कर्क रेखा, अर्थात ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध और वहाँ पे मकर रेखा हो रही थी। हमारा देश भारत कर्क रेखा से गुजरती है कि मकर रेखा से? अर्थात हमारे देश में कर्क रेखा से हमारा देश में कर्क रेखा गुजरती है, जो लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और त्रिपुरा और मिजोरम, जिसका शॉर्टकट नाम हम बताए थे मित्र परगमछा झाड़। वीडियो नंबर 2 में हम लोग बताए थे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वह सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे संसाधन कह रहे थे। संसाधनों को उत्पन्न कैसे हुआ, उसके आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटे थे: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और खनिज संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको कह रहे थे? तो वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से उत्पन्न होती है और उसका उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन। लेकिन वैसे संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, उसे मानव निर्मित संसाधन। और वैसे संसाधन जिससे जमीन को फाड़ कर, गड्ढा करके, खोद के उस चीज़ को निकाला जाता है, उसे खनिज संसाधन कहा जाता है। आशा है कि आप उस वीडियो को, उतना सारा वीडियो को देख के आए होंगे। उतना सारा क्या, 3 वीडियो हुआ है, और नहीं देखे होंगे तो देख के आइए ना, रहे ना, तभी आपको समझ में आने वाला है। मोबाइल भी एक प्रकार का संसाधन है। आप बताइए कमेंट में कि मोबाइल कौन सी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है कि खनिज संसाधन है? सो जल्दी बताइए। इस वीडियो में हम लोग आपका किताब में एक त्रिभुज बनाया है, देखिएगा कभी किताब खोल कर टाइम मिलेगा तो, अन्यथा आप लोग इतना आलसी हैं कि भैया कुछ कहने की बात ही नहीं है। ऊपर में लिखा होगा प्राकृतिक, यहाँ पे लिखा होगा प्रौद्योगिकी, और पता है यहाँ पे क्या लिखा होगा? संस्थाएं। अरे कितना बच्चा ऐसा है कि अब हम ये जो पढ़ाएं तब जाकर किताब देखेगा, अर्थात आपके उसमें मन लग नहीं रहा है। पढ़ने में मन लगता नहीं, बच्चे लगाना पड़ता है। और दुनिया का सबसे बेस्ट और खूबसूरत काम है तो पढ़ना, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा। और वो दुनिया को, आपकी दहाड़ को दिखाना है आपके अंदर क्या चीज़ का कमी है। वो जानता था जी अखबार बेचने वाला इंसान एक दिन भारत का परमाणु बम बना के देगा। वो जानता था कि क्लास के बाहर बैठने वाला वह इंसान जो हमारे देश का संविधान बना कर देगा, और संविधान के पढ़ के लोग बड़े बड़े वकील और जज बनते हैं। वो बता सकता था? कोई नहीं बता सकता था। कौन जानता था? वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे भारत रत्न से पुरस्कारित किया जाएगा। तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के अंदर अपने आप में एक दीपक है, बशर्ते आपको जलाने की ज़रूरत है। और वो जलाने का काम आप खुद कीजिएगा, मेहनत से कीजिएगा, क्योंकि मेहनत से जो कभी परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि वह इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो आप एक ऐसा हथियार लेके बैठे हैं आपके पास कि कोई आपको नहीं हरा सकता, वह हथियार है कलम। अभी नहीं कि कलम से किसी को भोग दी सबसे बड़ा हथियार है, नहीं। कलम एक ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। आपके किताब में इतने सारे 3 ठो चीज़ लिखा होगा। बीच में लिखा होगा मानव, दलिद्र, देवता। हाँ, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो दलिद्र बोले तो खुश हो गई कि हाँ लड़का लोग को 1 पॉइंट ले लिए। अरे पगला, तो फिर देवता, कितने ऐसे लड़का है जो देवता लिखे सो खुश हो गए कि हम लोग को सर देवता बोले है। भैया लड़का लोग सच में देवता होता है भाई, इसमें नो डाउट, क्योंकि लड़का के अंदर जिम्मेदारी बहुत है। प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इसको ना गलत कर दिया भूगोल में। इस चैप्टर को देकर, इस पार्ट को देकर गलत कर दिया है। वहां पे त्रिभुज नहीं चतुर्भुज होना चाहिए था। आगे बताएंगे कि चतुर्भुज क्यों देना चाहिए था। एकदम मस्ती अंदाज में पढ़ना। एक बार हंसो तो सब बच्चे हंसो, फिर नहीं हंस रहे, हंस एक बार हंस, कोई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, इसलिए हंसो एक बार सारे बच्चे मेरे साथ। पहले लड़का लोग हंसो, नहीं हंसा भाई,
अच्छा मेरी बहना लोग हंसेगी, हंसो रे एक बार देखो एक लड़की मुस्कुरा के एक सर हंस रहे ऐसे चलो देखो, इसमें 4 चतुर्भुज होना चाहिए था, 3 तो नहीं होना चाहिए था। कैसे? ये रही कंप्यूटर बोर्ड स्क्रीन पर। चलो और देखते हैं। पहला चीज में क्या है बच्चे? प्राकृतिक, प्राकृतिक। दूसरा में क्या है? ई मानव नहीं रहे, ई नहीं, ई बीच में, क्योंकि यही ऐसा इंसान है जो तीनों का इस्तेमाल करेगा तब जाकर विश्वास करेगा। उसके बाद आ गया प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। उसके बाद क्या लिखे हैं? संस्थाएं। क्या लिखे बच्चे? संस्थाएं। अरे एक और लिखते हैं आदमी, आदमी। ये चारों के बीच में एक गहरा संबंध बताते हैं। यही 4 ये लास्ट वाला को बारे में बोल रहे थे हम कि आदमी इसमें आना चाहिए है कि नहीं। देखो प्राकृतिक का मतलब तो आप सारे बच्चे जानते हैं बच्चे, कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला वैसा चीज जिसको आदमी नहीं बनाया है। कौन बनाया है? ऊपर वाला बनाया है, कुदरत बनाया है। तुम बनाया है? नहीं, अपने बना है वो। जैसे मैं बताऊं तो कौन कौन बच्चे? जैसे में सर पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया सर, जल हो गया, और मिट्टी, जल के बाद वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और बताओ मिट्टी भी तो होगा सर, मिट्टी भी होगा। बहुत सारी ऐसे चीज हैं जिसको प्राकृतिक से उत्पन्न हुए हैं। हुए कि नहीं हुए? एकदम हुए बच्चे। प्राकृतिक का मतलब वह सारी चीज जो प्राकृतिक से उत्पन्न हुआ है। प्रौद्योगिकी के मतलब होता है कि इन सारी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए मनुष्य पहले टेक्नोलॉजी लगाएगा। क्या लगाएगा? टेक्नोलॉजी लगाएगा। अच्छा इंग्लिश में जान लो, प्राकृतिक को इंग्लिश में बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं बच्चे? नेचर। पढ़ाता है नेचर, लेकिन लिखाता है नटूरे। क्या लिखाता है? नटूरे। जैसे छोला भटूरे, हर सब्जी वाला पढ़ाई से एक टॉपिक ले लिया है, नटूरे से ले लिया है भटूरे, तो नेचर हुआ। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी। हाँ वही टेक्नोलॉजी। संस्था के इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन, ट्यूशन। आदमी का तो तुम लोग जानबे करते हैं गॉड आदमी का गॉड नहीं, मैन। ठीक बच्चे, पेट्रोल प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोल प्राकृतिक संसाधन है। अब जरा सोचो, पेट्रोल जमीन के अंदर से निकलती है, जल जमीन के अंदर से निकलती है, हवा ऊपर में उड़ती है, सूर्य का प्रकाश सूरज से आती है, मिट्टी जमीन पर है। पेट्रोल जब जमीन के अंदर से निकलेगी तो क्या हम पेट्रोल को डायरेक्ट अपने गाड़ी में डला लेते हैं? सोचो, जैसे कि मान लो कि निर्विकर्मा में जमीन खुदाई की तो पेट्रोल निकला। अब क्या करते हैं हम लोग? पेट्रोल जहाँ निकला वहाँ 2 पंप लगा के अपन मोटरसाइकिल में भर लेते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है। उस पेट्रोल को पहले हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। साफ सुथरा करने के लिए उसको क्या चीज़ में डालना पड़ेगा? मशीन में डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मशीन में डालना पड़ेगा। तब तो भैया उस पेट्रोल डीजल को मशीन में डालेगा, तब वो पेट्रोल पंप के पास जाएगा, पेट्रोल पंप के पास जब गाड़ी जाएगी तो गाड़ी में डलाएगा। इतना सारा चीज़ तो होगा। तो पेट्रोल को हम लोग गाड़ी में डालने से पहले उसको शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। अब भैया पेट्रोल को शुद्धिकरण करेंगे कैसे? कोई मशीन से करेंगे ना। तो वो जो मशीन का इस्तेमाल किए ना हम बच्चे, वही मशीन कहलाता है टेक्नोलॉजी। क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी। क्या कहलाएगा? टेक्नोलॉजी। बच्चे बिजली ले लेते हैं हम लोग। बिजली, बिजली, बिजली कैसे उत्पन्न होती है? आपके घर में जो लाइन जा रहा है, करंट जा रहा है, वो कैसे उत्पन्न होती है? तो पृथ्वी पर ना बिजली बहुत सारी चीज़ से बनती है। कैसे? कौन कौन सा चीज़ से बनती है बच्ची? जैसे मैया पेट्रोल से भी बिजली बनती है, जल से भी बिजली बनती है, हवा से भी बिजली बनती है, सूर्य का प्रकाश से भी बिजली बनती है। इतने सारे चीज़ से बिजली बनती है। बच्चे जल से जो बिजली बनती है उसे जल ऊर्जा कहते हैं, जल ऊर्जा। और वायु से बनता है उसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पेट्रोल से बनता है तो उसे कोई ऊर्जा नहीं, बल्कि पेट्रोल से ही कहते हैं उसको। बिजली क्या क्या चीज़ से बनती है? पेट्रोल से बनती है, जल से बनती है, वायु से बनती है, सूर्य का प्रकाश से बनती है। सूर्य का प्रकाश से जो बिजली बनती है ना उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, बिजली अपने तो नहीं बनेगी भैया, बिजली बनाने के लिए कोई तो मशीन होना चाहिए ना। तो उस मशीन क्या चीज़ से बना? टेक्नोलॉजी से बना। क्या चीज़ से बना? टेक्नोलॉजी से बना। नहीं समझ में आया मेरे बहनों लोग को? समझो। और समझने के लिए चाहिए दिमाग, जो कि आप लोगों के पास हाँ, जो कि आप लोगों के पास
जो भी है ऊपर वाला की देन से जितना है सबके पास है। जैसे मान लो पहले के समय में हम लोग चिट्ठी भिजवाते थे तो भैया पोस्टमैन के माध्यम से जिसके पास भिजवाना रहता था उस पोस्टमैन को हम दे देते थे। वह पोस्टमैन जिसके जगह जिस जहाँ पे भिजवाना रहता था वहाँ के पोस्टमैन को देता था। उसके बाद फिर वह पोस्टमैन ढूंढता था कि कहाँ की है, तब जाकर वहाँ पे देता था। तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम विलम्ब हो जा रही थी। तब आया व्हाट्सअप। व्हाट्सअप में खाली लिख दीजिए, हाँ प्लीज गिव मी 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ लिख दीजिए, आप भैया ढकेल दीजिए, वहाँ टिप दीजिए, ढक चल गया। फिर उसके मोबाइल में वो व्हाट्सअप जो भेजे है ना चैटिंग, वो बोलते रहेगा मैं आई कमीन, मैं आई कमीन, मैं आई कमीन, मैं आई कमीन। लेकिन वो मैं आई कमीन को कब बोलेगा कमीन पता है? जब वो नेट चालू करेगा तब। जैसे नेट चालू किया ढप से, हाँ कमीन कमीन, धका धक मैसेज आ गया, पढ़ लेगा वो। तो ये सारी चीज़, मोबाइल भी एक प्रकार की क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है, क्योंकि यह बड़े कामों को छोटे कामों में बदल दिया, आसान कर दिया है। उसी तरह से बिजली जो है वह बिजली बनता क्या क्या चीज़ से है? पेट्रोल से, जल से, वायु से, सूर्य की प्रकाश से। लेकिन बिजली को बनाने में भी तो कोई मशीन लगा होगा बच्चे। यस सर, बहुत सारे मशीन लगा होगा। तो बिजली बनाने वाला मशीन को बोलते हैं टरबाइन। क्या बोलते हैं बच्चे? टरबाइन। टरबाइन एक ऐसा मशीन है बच्चे जिससे करंट पैदा होती है। क्या पैदा होगी? करंट। सर, जिस तरह से आपके घर में पंखा घूमती है तो क्या पैदा होती है? हवा। आप जाता देखे हैं बचपन में, घसीटने वाला जिससे कि नीचे दाल को पीसा जाता था, वो घूमती है तो दाल बनती है ना। तो हर वो चीज़ घूमने वाला बिजली पैदा नहीं कर सकती है। तो दुनिया में एकमात्र ऐसा मशीन है टरबाइन जो घूमती है तो क्या चीज़ पैदा करती है? बिजली। अब मान लो अगर हम टरबाइन रहते तो ऐसे ऐसे घूमते तो धक धक मेरा घर में करंट बनते रहता। कितना बढ़िया था अगर हम में अंदर टरबाइन लगा रहता था, तो मज़ा आ जाता। सब लोग यहाँ से दौड़ते घूमते, टरबाइन भी घूमता, चचा चलो टरबाइन भी घूमता। जब टरबाइन घूमता तो धक्का धक बॉल्ब जलता ना, तब बिजली बिल देने पड़ता नहीं बनता। लेकिन टरबाइन एक ऐसा यंत्र है जो जितना ज़्यादा भयानक घूमेगा उतना भयानक धक्का धक बिजली देगा। तो टरबाइन हमको मेन काम रहता है टरबाइन को घुमाना। टरबाइन घूमेगा तो बिजली बनेगा। आप सोचो टरबाइन कैसे घूमेगा सर? तो टरबाइन घूमने के लिए 3 गो चीज़ लगल रहता है, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश में तो टरबाइन घूमता नहीं है, सौर पैनल से करंट बन जाती है। आप लोग देखे होंगे टीवी में बड़ा बड़ा पंखा लगल रहता है, एकदम बड़ा बड़ा। देखें पवन ऊर्जा, पवन चक्की है ना, वो आटा चक्की नहीं, पवन चक्की। अब वो हवा की झोंके से घूमता है। एक तो गाना भी है, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा की झोंके से। अरे बकलोल कहीं का, लाले दुपट्टा खाली उड़ता है रे, पियर भी उड़ता है, सफ़ेद भी उड़ता है। हवा की झोंके से मुझको पियाने आ गए, हाय रे धोखे से। बाप रे, सब गाना यहीं पे पवन चक्की से उठा के ले गया है हम लोग। देख रहा है ना कितना गाना मिस्टेक है। सो ये हवा घूमेगा तो टरबाइन घूमेगा। हवा में जो पंखुड़िया घूमता है ना बच्चे, उसके नीचे में टरबाइन लगा रहता है, और पंखुड़िया घूमेगा तो टरबाइन भी घूमता है, और टरबाइन घूमेगा तो धक्का धक क्या देगा? करंट देगा। छोटा सा एग्जांपल समझिए ना बच्चे, जनरेटर कैसे करंट दे देता है? वो भी तो पंखुड़िया घूमता है उसका। चल ऐसे चालू किया, चालू जनरेटर करो रे करो, जनरेटर चालू हुआ, पत्तियाँ घुमा, धक्का धक करंटवा दे रहा है। तो जनरेटर में भी क्या लगा रहता है? टरबाइन, क्योंकि वह घूमेगा तो करंट धक्का धक देगा। हवा से समझ में आ गया? बड़े बड़े डेम को फाटक को बंद कर दिया जाता है और उसके नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है। जैसे ये टरबाइन है, ऊपर से फाटक बंद है अभी डैम का, खोलेगा तो पानी धड़धड़ा के ऊपर पड़ेगा, इसी के ऊपर पड़ेगा। जब पड़ते जाएगा, हा 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 पानी पड़ रहा है, तो क्या ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? एकदम घूमेगा। तो भैया तभी तो बोले टरबाइन घूमेगा तो बिजली धक्का धक देगा। तो टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा मशीन है जो घूमेगा तो बिजली देगा। तो टरबाइन कैसे बना? अपने निकल गया जमीन को फाड़ के? नहीं, टरबाइन में कुछ टेक्नोलॉजी लगा, कुछ प्रौद्योगिकी लगा, तब जाकर वो बना। और ऐसा उसमें सिस्टम बना दिया है कि भैया घूमेगा तो करंट जाएगा। जैसे आपके घर में आयरन है, आयरन एक ऐसा डिवाइस है ना जी, करंटवा जाएगा ना तो करंटवा को गर्मी में बदल देता, एकदम धक धका के भैया गुस्सा से लाल करवा देगा। जैसे पलक हम डाले, मेरा आयरन में करंट गया,
आप करंट नीचे छूते पीन दिया तो क्या करंट मारता है? नहीं, गर्म हो जाता है। अगर सोचो हम लोग को पलंग अगर इसी तरह बनल रहता आयरन के जैसा, कि नीचे में भैया ऐसा सिस्टम लगा दीजिए कि पलंग में भी एगो पलक लगाने वाला रहता, कि पलंग में ऐसा पलक रहता कि पलकवा डालते तो वो गर्म हो जाता, तो हम लोग बोरसी काहे लेते, वही वाला का इस्तेमाल करते। और पता है बच्चे, आयरन में अबरक लगल रहता है। अबरक एक ऐसा पदार्थ है जो करंट को खींचेगा, धकाधक खींचेगा, धकाधक खींचेगा, और उसको क्या चीज़ में बदल देता है? गर्मी में ले। कितना बढ़िया रहता। तो अब हमको समझ में आया, एगो पलंग हम लोग जरूर बनाएंगे अपने लाइफ में आयरन के जैसा, कि बोरसी उर्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। पलकवा खुश दिए, पलंगवा गर्म हो गया, और ठंडी के दिनों में आराम से सुतो। माय गॉड, हाँ, ऐसा पलंग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बताओ बच्चे आप। एकदम नहीं भी तुम बोलेगे नहीं बनना चाहिए, रे बनना चाहिए, और बनेगा, देखिएगा बनेगा एक दिन। तो टरबाइन कैसा डिवाइस है? करंट बनाने वाला कि करंट नहीं बनाने वाला? करंट बनाने वाला है। तो जो टरबाइन बना, बिजली बनाने वाला वस्तु टरबाइन हुआ, वो टरबाइन प्रौद्योगिकी कहलाएगी। अब मान लो बच्चे कि भैया करंट बन के रेडी हो गया, पावर प्लांट में करंट बन के रेडी हो गया, उसको भेजना है हर घर में, तो घर कहलाएगी संस्था। क्या कहलाएगी? संस्था, इंस्टीट्यूशन, संस्था कहलाएगी। जैसे आपके घर में गेहूं का फसल लगाए तो गेहूं पिसाएं, आटा बना, आटा में कुछ उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको बिस्कुट बनाते हैं, तो बिस्कुट बनाने वाला मशीन तो होगी ना, तो मशीन कहलाएगी प्रौद्योगिकी। अब भैया बिस्कुट बन के रेडी है, बिजली बन के रेडी है, तो भैया बिजली बन के रेडी है तो इसको ट्रांसफार्मर में भेजा जाएगा, और एक ट्रांसफार्मर से लगभग 20 से 30 घर कनेक्ट होता है। अब ट्रांसफार्मर में बिजली जाएगी, और ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली हर एक घर में धकाधक चल जाएगी। अब जरा सोचो, घर तक ही कहलाया संस्था, लेकिन घर में बिजली लेने वाला कोई है ये नहीं है। भैया आदमी तो रहना चाहिए ना, तो उसको खपत कहाँ होगा? बिजली खपत हो पाएगा? खपत नहीं होगा। तो आदमी इसका इस्तेमाल करेगा बिजली का, तब तो हम बिजली तो दे रहे हैं, लेकिन बिजली आदमी ले नहीं रहा है, तो कहाँ किसके पास? हम तुमको 10 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन 10 रुपये तुम ले नहीं रहा है, तो दिक्कत है ना। 10 रुपये फिर मेरा ही हुआ, लेकिन आदमी यूज करता है। तो अब जरा बताइए बच्चे, आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक और एग्जाम्पल से समझिए। आपके घर में गेहूं हुआ है प्राकृतिक से, गेहूं को डाले आटा चक्की के मशीन में, मतलब मशीन कहलाया प्रौद्योगिकी। अब उस मशीन को ना, उस आटा को बिस्कुट बनाए, अब बिस्कुट कोई बड़ा दुकानदार के पास भेजे। अब ले दुकानिया में बिस्कुट पड़ल है, कोई लेने वाला है ये नहीं, उसको खपत करने वाला है ये नहीं है, तो बिस्कुट अपने ख़त्म हो जाएगा? नहीं। तब उसको कौन चाहिए? आदमी चाहिए। तो अब जरा बताओ कमेंट में कि क्या आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अर्थात यहाँ त्रिभुज होना चाहिए कि चतुर्भुज होना चाहिए? चतुर्भुज होना चाहिए। तो आशा है कि आप लोग ये सारे चीज़ समझ चुके हैं कि प्रकृति किसको कहते हैं, प्रौद्योगिकी किसको कहते हैं, संस्थाएं किसको कहते हैं। इतना है आप लोग समझ चुके हैं। बच्चे एक और एग्जाम्पल समझिए, अभी भी मेरी बहना लोग को समझ में नहीं आया, फिर से समझिए। मान लो किताब है, पन्ना, ठीक, वो पन्ना बना कैसे? तो पेड़ पौधों की पत्ता से, अखबार पत्ता से बनती है, पेड़ पौधों से ही बनती है। अब वह अखबार जो है उसको बनाने के लिए पहले मशीन में डालना पड़ेगा, तो मशीनवा कहलाएगी प्रौद्योगिकी। अब मशीनवा भेजेगा हर एक क्षेत्र में, चौपारण में भेजेगा, मेरे चौपारण में एक मेन जगह भेजेगा, भेज दिया बहुत सारा। अब वो चौपारण वाला ढूंढेगा कौन कौन आदमी का अखबार ले रहा है, तो फलनवा, चिलनवा, ढकनवा, शीशिया, बोतलवा सबके घर में जाकर पहुंचा देगा। तो आदमी कहलाया आदमी। और जिस चौपारण में पहुंचा था बहुत सारा अखबार, वो संस्था, और जिस लिए बना था, जिसमें बना था वो प्रौद्योगिकी। और शुरुआत में किससे बना? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या चीज? प्राकृतिक में आ जाते हैं। बच्चे भारत सरकार ने बिजली के लिए, कि बिजली बिल कौन पे नहीं कर रहा है, कि कौन बिजली बिल पे कर रहा है, भैया तुमको सरकार बिजली दे रही है तो मुफ्त में थोड़ी देगी, कोई भी चीज़ फ्री में थोड़ी मिलती है। तो भारत सरकार ने क्या किया पता है? एक बहुत बड़ी अपनी अंडर PSU कंपनी बनाया। भारत जो है अपने अंडर में बहुत बड़ी PSU कंपनी बनाया है। किसके लिए बनाया है भैया? तो वो बनाया है पता है, PSU कंपनी अब क्या होती है भैया? PSU कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यह एक ऐसी भारत की कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। कुल मिलाकर समझिए PSU भारत की सरकार की कंपनी है। किसकी कंपनी है? सरकार की कंपनी है। भैया जब PSU
जरूरी नहीं कि पीएसयू केवल भारतीय में है, सो हर राज्य में भी पीएसयू कंपनी होती है। उतना नहीं जानते, केवल इतना जानते कि पीएसयू एक ऐसी कंपनी है जो सरकार के अंदर में रहती है। ठीक, अब सरकार सोचो, इतना सारा सिस्टम हमारे देश में चल रही है, रेल का सिस्टम अलग है, बिजली का सिस्टम अलग है, कोयला का सिस्टम अलग है। तो पता है बच्चे, बिजली वाला कि हर भारत देश में बिजली को पे करने के लिए, बिजली बिल पे करने के लिए भारत सरकार ने एक अपनी कंपनी बना के दी है, एक अपनी कंपनी बना के दी है, जिस कंपनी का नाम क्या है पता है बच्चे? एनटीपीसी। एनटीपीसी कौन सी कंपनी है? तो एनटीपीसी एक ऐसी कंपनी है जिससे लोगों को बिजली बिल लेता है, धक बिजली बिल दो, बिजली बिल दो। जैसे भैया आप लोग रोड पर चलते हैं तो रोड का टूल पर टैक्स लगता है ना, उसी तरह टूल टैक्स, तो टूल टैक्स कौन लेता है? सरकार, गवर्नमेंट लेगी ना, भारत सरकार ना। उसी तरह से बिजली बिल किसके पास जाएगा? एनटीपीसी कंपनी, वो भी सरकार के अंडर में है। अब पीएसयू कंपनी के अंडर कौन सा कंपनी? एनटीपीसी कंपनी। तो एनटीपीसी कंपनी क्या करती है पता है? बिजली बिल आपसे लेती है। अब डायरेक्ट एनटीपीसी कंपनी वाला थोड़ी आएगा मेन मालिक, भैया छोटे छोटे आते हैं बिजली विभाग के लोग, हर फील्ड में तो हर एक से छोटे 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 होते हैं। तो आप समझिए बिजली बिल कौन कंपनी लेती है? एनटीपीसी। उसी तरह से मान लो आपके घर में कोयला निकला, कोयला मान लो कि आपके एरिया में कोयला निकला, तो भैया सरकार की एक और कंपनी है, जिस तरह से बिजली बिल का कंपनी है ना अलग से, जिस कंपनी का नाम एनटीपीसी, उसी तरह से कि कोयला कहाँ खनन करना है। खनन का मतलब सुनाता है कि जमीन को खुदाई करके निकालने की विधि को खनन कहते हैं। तो कोयला कहाँ निकलता है? भीतर से, सिरवा रुमा से नहीं, जमीन को खोदने से निकलती है, जमीन को खोदने से निकलती है। तो जमीन को खोदने के लिए, कोयला निकालने के लिए पता है भारत सरकार एक अलग कंपनी बना के रखी हुई है, जिसका नाम है CIL। क्या नाम है? CIL, कोल इंडियन लिमिटेड। कोल इंडियन लिमिटेड कौन सी कंपनी है? जो ओनली फॉर ओनली देखती है कि कहाँ कोयला निकल रहा है और कहाँ कोयला नहीं निकल रहा है। किसके अंडर में होती है भैया? सरकार के अंडर में होती है। और सरकार वाली कंपनी को पीएसयू कंपनी कहते हैं। अब सोचो नरेंद्र मोदी कोयला निकालने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। हेमंत सोरेन कोयला निकालने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। तो भैया भारत सरकार जिस तरह से बिजली बिल को लेने के लिए एनटीपीसी कंपनी बना के रखी हुई है, उसी तरह से भारत में कोयला निकालने के लिए किस कंपनी है? कोल इंडियन लिमिटेड। अब भारत में ये ऊपर दिल्ली में बैठा है, टुकुर टुकुर ताक रहा है, ओ चाचा झारखंड में कितना कोयला निकला रे। इसका मतलब झारखंड के लिए अलग कोयला की कंपनी, बिहार के लिए अलग कोयला की कंपनी, उत्तर प्रदेश के लिए अलग कोयला की कंपनी। अब भी समझ में आया सर? ये जो CIL कंपनी है ना, वो भैया इसके ऊपर देखभाल केंद्र सरकार करती है, नरेंद्र मोदी। अब इसके अंडर में कि कौन सी कंपनी किस राज्य में है, उसके लिए अपने अंडर में 7 को कंपनी बना के रखी हुई है। BCCL, CCL, ECL, NCL, WCL, SECL। कितना हो गया? 6, 1 2 3 4 5 6। एक ठो और कंपनी है जो, हाँ एक ठो और कोई कंपनी है। अब 6 ठो कंपनी हुआ ना, ये बितना 7 कंपनी है, लेकिन 6 कंपनी है ना। एक कंपनी और है री, एक कंपनी और है, भूल जा रहे हैं। ये 6 कंपनी अभी लिखे ना, 6 कंपनी समझो कि भारत के अंदर में ये 6 कंपनी है। अब ये 6 कंपनी कहाँ कहाँ का है पता है? BCCL झारखंड में कोयला निकलेगा ना, धनबाद में, तो BCCL कंपनी वहाँ टुकुर टुकुर ताक रही है। ए चचा, धनबाद वाले चचा, कोयला निकला। अब वहाँ से कोयला निकलेगा मान लो 100 टन। झारखंड से कितना टन? 100 टन कोयला निकल गया। तो BCCL वालों खबर कर देगा किसको? CIL वालों को, जो कि दिल्ली में बैठल है। और CIL वाले किसको खबर कर देगा? PSU को। सोच रहा है कितना टन से, सोच रहा है ना, इतना सारा माध्यम से कोयला निकलता है। ये कोयला वाली कंपनी है। और पता है बच्चे, पूरा विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोयला का भंडार है, सबसे ज्यादा कोयला का भंडार है, तो वह चीन में है। दूसरा नंबर पर भारत की होती है। और भारत में भी किस राज्य में सबसे ज्यादा कोयला की भंडार है पता है?
किस राज्य में? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। जो मेन हमारी झारखंड की कंपनी है कौन है? BCCL। लेकिन हमारे राज्य में क्या चीज़ का कमी है जी? कोयला है, ये है, अबरक है, ये है, यूरेनियम है, ये है। भैया इतना सारा चीज़ होने के बावजूद भी फिर वही हाल हो गया। घर में 200-300 लीटर दूध हो रहा है, सब दूध को बेचो और घर में पनहेता भात खाओ, ऐसा नियम हो जा रहा है। तो ऐसा ठीक बात है नहीं बच्चे। इसके लिए लोगों की जागरूकता होना पड़ेगा, और जागरूक होने के लिए पहले शिक्षित होना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, BCCL में पता है लाखों लोग को रोजगार मिलता है, और हम लिख के देते हैं कि लाखों लोग में 1000 लोग भी झारखंड के लोग नहीं होंगे इसमें। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य की सरकारें केवल इस पर बिकी है, इस पर। इसलिए तो लोगों की वैकेंसी इसमें नहीं आ रही है, और इसमें लोग जा भी नहीं रहे। तभी तो हमारा राज्य में BPL बनी हुई है, बिलो प्रोविटी लैंड, गरीब सीमा क्षेत्र। वाह रे भैया वाह, इतना सारा कंपनी है कोयला को खनन करने वाली। ये कोयला सुआ अगर ऐसा ऐसा चीज़ हम बात बताएंगे ना 5-10 को, जो कि इतना सारा चीज़ कीमती निकलने के बावजूद भी हमारा राज्य गरीब में है, तो फिर हम अगर खुल के बोल दिए ना ये हमारे झारखंड के बारे में, तो फिर लोग अपने झारखंड के बारे में जान जाएंगे और ऐसे सरकारों को लात मार के निकाल देंगे। सोचिए जरा, इतना सारा कंपनी ये BCCL वालों हमारे झारखंड में है, फिर भी गरीब श्रेणी में आता है। वाह वाह रे भाई वाह, और वाह रे हमारे झारखंड के लोग। पहले अपने अधिकार के बारे में सोचिए, मांगिए, तभी तो हम लोग का राज्य आगे जाएगी ना। ये BCCL वालों की है। तो ये जो सर सोचो, जो कोयला खनन करेगा वो अपने खनन हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को ही क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी। अब मान लो कोयला निकला, धनबाद में कोयला निकला, भेज दिया, चल वहाँ चचा पास, नरेंद्र चचा पास, मोदी के पास, वहाँ गया, वहाँ से बिजली, कोयला से बिजली बनेगा, और बिजली फिर आएगा पावर प्लांट में। अब पावर प्लांट ट्रांसफार्मर को भेजेगा, और हर एक ट्रांसफार्मर के पास घर ज्वाइंट है, फिर जाएगा करंट, धक्का धक जाएगा। तो कोयला से भी बिजली बनती है। ये सारी हुई कोयला वाला कंपनी। अभी और दिखाते हैं वो कृषि वाला। आप जरा बताओ, हमारे देश में कृषि है ना। कृषि के लिए पता है अभी हमारे भारत देश की सरकारें सबसे ज़्यादा अगर सोचनी चाहिए तो कृषि के ऊपर, क्योंकि हमारे देश में 2 ही ठो जवान, एक इंडियन आर्मी और दूसरा किसान। यही नहीं कि सांस जो निकलती है ना, उन्हीं हवाओं से हमारे भारत की झंडा की तिरंगा लहराती है, इन्हीं के। और इनकी कृषि का हम 3 टाइम का भोजन खाते हैं, इनका हम लोगों के ऊपर कर्जा कभी नहीं चुका सकते। और इसके लिए पता है, कृषि के लिए भी सरकार टैक्स लेती है। क्या लेती है? टैक्स। अभी बताते हैं खुल के कि कैसे टैक्स लेती है। सब बच्चे, कृषि के क्षेत्र में ना, कृषि के लिए भारत सरकार जो कानून बनाती है उसे APMC कहते हैं। APMC कहते हैं, ध्यान से देखना, अभी हम समझा रहे हैं। भारत सरकार कृषि के लिए कानून बनाती है, उसे APMC कानून कहते हैं। जो कहाँ पे बनती है? तो केंद्र में बैठ के बनती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट सेंटर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट सेंटर, ठीक। अब पता है ये कानून जो APMC बनती है वह 3 चीज बनाती है, 3 कानून बनाती है। कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, कृषि के लिए ठीक ठाक ही है, लेकिन एक चीज हमको गलत लगता है, वो बताते हैं। कृषि के लिए 3 योजना भी है। एक है PM किसान योजना, PM किसान योजना, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और एक है पता है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड्स। कहीं ना कहीं भारत सरकार हमारे लिए अच्छे ही की है। ऊपर से टुकु भारत सरकार सोचती है। ये तीनों के बारे में देखना क्या क्या बोलता है सब। ये जो है ना, ऊपर से सरकार टुकुर ताकती है कि हमारे देश की अगर कोई अर्थव्यवस्था बचा के रखी हुई है तो यही किसान है। इन किसानों को कृषि करने के लिए पता है भारत सरकार चर महीना पर हर किसान के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया जाती है, 2-2 हज़ार रुपया जाती है। अर्थात एक साल में 6,000 रुपया हर किसान के खाते में, जो PM किसान योजना से जुड़े हुए उनके खाते में जाते हैं। लेकिन पता है छोटे मोटे किसानों से यह भी पैसा निकलवा लिया जाता है, और बीच में कौन बिचौलिए लोग जो होते हैं उनको पता ही नहीं रहता है, और उन किसानों से पैसा निकलवा लेते हैं, जिससे वह किसान भारत सरकार उसको खेती करने के लिए देता है, कुछ लोग उनसे जुड़कर पैसे कुछ निकलवा लेते हैं। इस पर सबसे बड़ी रोक होनी चाहिए।
फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या बोलता है कि सबसे पहले हम किसानों को पैसा देंगे, ठीक। अगर वह किसान खेती कर लिया किसान खेती और उसका खेती बर्बाद हो गया, कोई ज़रूरी है कि खेती होगा, बर्बाद भी हो सकता है। अगर उसका खेती बर्बाद हो गया तो बच्चे भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जितना उसका खेती बर्बाद हुआ उसका बर्बाद फसल को भरपाई करेगा, बर्बाद फसल को भरपाई सरकार करेगा, ठीक। अब देखो कितना बढ़िया बात केसीसी में होती है, किसान क्रेडिट कार्ड्स में। भारत सरकार सोचा कि भैया शुरुआत में अगर कोई मान लो किसान गरीब है, उन किसानों को फसल बढ़ाना है तो उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है, तब सरकार पता है सरकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को लोन देती है, लोन कि भैया तुम इसको लोन ले लो और तुम अच्छे से फसल उपजाना, अगर पैसा फिर अगर ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो तुम हमको लोन भर देना। तो भारत सरकार बैंकों के माध्यम से किसानों को क्या देती है, लोन देती है। आप जरा सोचो, जब कितना बढ़िया लोन भी दे रही है, किससे, किसी के माध्यम से। अगर आपका फसल बर्बाद भी हो रहा है, किसके माध्यम से योजना मिलेगा आपको बर्बादी का रकम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और आपका अकाउंट में पीएम किसान की 2-2 हज़ार रुपया हर 4 महीना पर मिलने वाला है। लेकिन आप लोगों ने इसमें एक चीज़ और देखे होंगे भैया कि देखे होंगे कि आप पूरा बता ही देते कि एक होता है खतियोन और एक होता है रसीद। सरकार को इस पर काम करनी चाहिए। अब हम बताते हैं किस पर काम करनी चाहिए। खतियोन और रसीद तो आप लोग भली भांति नाम सुने होंगे। खतियोन का मतलब होता है बच्चे कि आपकी जमीन किसके नाम पर है, जिसका नाम पर है वह उनका जमीन हुआ, वो खतियोन में दिखाता है। तो मान लो कि ये वाला ज़मीन घर के पीछे वाला, मेरा घर के पीछे वाला ज़मीन जिसका भी है, उसका पेपर में जिसका नाम होगा उसी का ज़मीन होगा, फिक्स। तो खतियोन बोलता है कि तुम हमको कागज़ दिखाओ, कागज़ में देखेंगे कि किसका ज़मीन है, वह ज़मीन उसी का होगा, फिर तुम चाहे एड़ी चोटी लगा लो, तुम्हारा ज़मीन नहीं होने वाला है। रसीद क्या बोलता है कि भैया तुम ज़मीन जो है तेरा तो है, इतना तो जान रहे हम, लेकिन वो ज़मीन के ऊपर तुम फसल लगाया, उस ज़मीन के ऊपर तुम टमाटर लगाया, आलू लगाया, तो भैया लगाने के लिए हमको टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? टैक्स। इसलिए भारत सरकार को कुछ टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसलिए तो ज़मीन का रसीद कटवाना पड़ता है कुछ पैसा देकर। भैया रसीद एक प्रकार से समझिए टैक्स है। जिस तरह से आप सड़क पर चलते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, उसी तरह से आप ज़मीन के ऊपर फसल उगा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जल्द जागरूक होइए आप लोग। जब टैक्स देना पड़ेगा भैया, अर्थात किसानों से भी टैक्स लिया जाता है, जिस टैक्स का नाम है रसीद टैक्स। टैक्स तो देना पड़ रहा है, तो जो आप अपने ज़मीन के बदले में सरकार को टैक्स देते हैं वह रसीद कटवाते हैं, वही रसीद कहलाता है। ले सोचो, रसीद का टैक्स देना पड़ता है। ज़्यादा टैक्स नहीं होता है, लेकिन किसानों के लिए, हम लोग जैसे छोटे किसानों के लिए टैक्स बड़ा हो या छोटा, सबके लिए हम लोग छोटा भी टैक्सों को हम लोग के ऊपर भारी पड़ जाती है। यह टैक्स किसानों के ऊपर बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि छोटी भी रकम जो होती है ना, वह छोटे रकम भी छोटे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रकम हो जाती है। इसलिए इसके ऊपर सरकार से यही विनती है कि आप इसके ऊपर बंद कर दीजिए। हाँ, अगर आप रसीद नहीं कटवाइएगा तो आपको पीएम किसान के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। भैया पीएसयू कंपनी जो टुकुर टुकुर ताक रही है कि कौन ज़मीन का रसीद कटवा रहा है। जो ज़मीन का रसीद धक कटवाएगा उसके ऊपर पीएम किसान की जो लाभ है 2-2 हज़ार रुपये वो धक मिलेगा। जैसे मान लो कि ये नरेंद्र मोदी है और ये हेमंत सोरेन है और ये हम है। नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन भूमि के टुकड़े के ऊपर फसल की है, हर साल फसल लगाते हैं, फसल बेचते हैं, लेकिन वो अपने भूमि का, ज़मीन का टुकड़ा का टैक्स सरकार को नहीं देते। कितना दिन तक छुपिएगा भैया। लेकिन हम जो फसल किए हैं सतीश, उस ज़मीन के ऊपर टैक्स हम देते हैं, हर साल पे करते हैं। तो अगर हम भी पीएम किसान योजना भरेंगे और ये नरेंद्र मोदी भी और हेमंत सरकार भी दोनों पीएम किसान योजना भरेंगे,
तो दोनों को तो ऑनलाइन चढ़ेगा, ऊपर देखेगा टुकुर टुकुर, अरे ये दोनों का नहीं आ रहा है, सतीश तो हर साल रसीद कटवा रहा है, चलो इसी के दो, पीएम किसान योजना इसी को दो, धक्का-धक सतीश को दो। तो पीएम किसान योजना डायरेक्ट टुकुर टुकुर देखेगी रसीद कट रहा है कि नहीं, अर्थात रसीद डायरेक्ट आपका पीएम किसान योजना पर असर करवाएगा। इसलिए आप हर साल अगर पीएम किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने ज़मीन का रसीद जरूर कटवाएं, नहीं तो आपका पीएम किसान योजना बंद भी हो सकती है। ये हुआ हम लोगों को भूगोल का चौथा वीडियो। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।